नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत खंडेलवाल और मैं आज बात करने वाला हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में। इससे पहले भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में कुछ वीडियोस बना चुका हूँ मैं। इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियोस, गो एंड चेक द वीडियोस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10, सेक्शन 14, सेक्शन 11, सेक्शन 16 के बारे में। यानी हम लोग बात करने वाले हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करी जा सकती है। यानी सेक्शन 10 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और जब हम सेक्शन 10 को पढ़ेंगे तो 10 के साथ साथ हम लोग सेक्शन 11, 14 और 16 को भी पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, 2018 के पहले कंडीशन कुछ अलग थी और 2018 के बाद कंडीशन कुछ अलग है ना। 2018 से पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होते थे। 2018 के पहले किसी भी संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना ऑर्डर करनी है या नहीं करनी, ये कोर्ट के डिस्क्रेशन के ऊपर डिपेंड करता था। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज अ डिस्क्रेशनरी रिलीफ, वो देना है या नहीं देना वो कोर्ट डिसाइड करता था सेक्शन 10, सेक्शन 14 को देखते हुए। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना मैंडेटरी नहीं था। लेकिन 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट हुए, सेक्शन 10 में भी बदलाव हुए, 14 में भी बदलाव हुए, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें बदली। और 2018 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करना मैंडेटरी हो गया है। तो अब जो है स्पेसिफिक रिलीफ, या मेरा कहने का मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब डिस्क्रेशन पर डिपेंड नहीं करता कोर्ट के। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करना मैंडेटरी है सिवाय कुछ मामलों के, है ना। तो आज हम वही देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किस किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकते हैं, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है, क्या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं करी जा सकती, और अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग इसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 10 को, और सेक्शन 10 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, सेक्शन 10 जो है वो 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से पहले बढ़ा था, काफ़ी बड़ा था। 2018 के अमेंडमेंट एक्ट में इसमें बदलाव हुआ और अब ये केवल 3 लाइन का सेक्शन रह गया। और जो बड़ा बदलाव हुआ वो यही हुआ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करना पहले डिस्क्रेशनरी था और अब मैंडेटरी हो गया है। सेक्शन 10 की लैंग्वेज में भी पहले शैल नहीं लिखा हुआ था। ये जो शैल आपको दिख रहा है, जहाँ पे पॉइंटर में घुमा रहा हूँ, पहले शैल नहीं लिखा हुआ था, ये मे लिखा हुआ था, है ना। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करनी है या नहीं करनी, वो कोर्ट डिसाइड करता था, कोर्ट के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता था मामले को देखते हुए। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना कोर्ट का डिस्क्रेशन नहीं है, नाउ इट इज मैंडेटरी। तो सेक्शन 10 बोलता है कि specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provisions contained in subsection 2 of section 11, section 14 and section 16। यानी किसी भी संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करी जाएगी सेक्शन 11, सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। यानी कि जब भी कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी जाएगी कोर्ट से तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगा, लेकिन सेक्शन 11, सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 16 के प्रोविजन से हिट हो रहा है, या सेक्शन 14 के प्रोविजन से हिट हो रहा है, या सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन से हिट हो रहा है, तो उन मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा। उसके अलावा जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट को देनी ही पड़ेगी, वो मैंडेटरी है ना। तो सेक्शन 10 यही कहता है। सेक्शन 10 कहता है कि किसी भी मामले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट देगा, लेकिन सेक्शन 11, सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 के अधीन रहते हुए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोविजन से हिट हो रहा है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाएगी। तो अभी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। देखो, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है कि अर्लियर रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, है ना। पहले वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था वो कोर्ट का डिस्क्रेशन था, अभी वो डिस्क्रेशन नहीं है
है ना। अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं, हम लोग ने ये तो देखा कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ये वो फलाना ढिमकाना कि सारे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी, इनकी नहीं होगी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनमें है क्या, है ना। हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें है क्या। अच्छा जी, सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 बात करता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो कि ट्रस्ट के अधीन रहते हुए आप करते हो, है ना। यानी कि अगर ट्रस्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ट्रस्ट के एग्जीक्यूशन में, या फिर ट्रस्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या तो ट्रस्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या तो ट्रस्टी ने किया है या ट्रस्टी के साथ किया गया, मतलब वन ऑफ द पार्टीज इज ट्रस्टी। तो अगर ट्रस्ट की परफॉर्मेंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर ट्रस्ट की परफॉर्मेंस में, चाहे वो ट्रस्ट की पार्ट परफॉर्मेंस में हो, चाहे वो ट्रस्ट की होल परफॉर्मेंस में हो, है ना। अगर ट्रस्ट की परफॉर्मेंस में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ट्रस्ट के अधीन रहते हुए, ट्रस्ट की पालना करते हुए अगर आपने कोई संविदा करी है, तो उस संविदा की अनुपालना करी जाएगी, उस संविदा की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाएगी, एक्सेप्ट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ठीक है, जब तक कि इस एक्ट में अन्यथा कहीं कुछ लिखा हुआ ना हो। मतलब अगर इस एक्ट में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भाई ट्रस्ट में कॉन्ट्रैक्ट किया है फिर भी अनुपालना नहीं होगी, अगर ऐसा कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली सारे मामलों में अगर कोई भी ट्रस्ट की पालना करते हुए आपने कोई संविदा करी है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करा ही जाएगा। ये सबसेक्शन 1 कहता है 11 का। ठीक है, तो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर ट्रस्ट की अनुपालना करते हुए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर ट्रस्ट की अनुपालना करते हुए कोई संविदा करी गई है, तो उस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालना दी जाएगी। अच्छा, लेकिन मान के चलो कि अगर किसी ट्रस्टी ने ट्रस्ट का ब्रीच करते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या ट्रस्ट की पावर के बियॉन्ड जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ट्रस्टी की हैसियत नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की, ट्रस्टी की हैसियत नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की, लेकिन ट्रस्टी ने ट्रस्ट की पावर्स के बियॉन्ड जाके वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, या ट्रस्ट को ब्रीच करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कहता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 इसी बारे में बात करता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। यानी कि बात कुल मिला के ये हुई, अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों को मिला के पढ़ें तो ये निकल के आया कि अगर किसी ट्रस्टी ने ट्रस्ट की अनुपालना में कोई संविदा करी है, अगर किसी ट्रस्टी ने ट्रस्ट का पालन करते हुए ट्रस्ट की परफॉर्मेंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जा सकती है। लेकिन अगर उसने अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या ट्रस्ट को ब्रीच करते हुए अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करी जाएगी। अब अगर सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 को हम लोग सेक्शन 10 के साथ पढ़ें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी संविदाओं की विनिर्दिष्ट अनुपालना दी जा सकती है, लेकिन अगर ट्रस्टी ने अपनी ट्रस्ट के पावर के बियॉन्ड जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या ट्रस्ट को ब्रीच करते हुए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसकी अनुपालना नहीं करी जाएगी। ठीक है, अच्छा, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 10 यही बताता है ना कि सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 से हिट हो रहा हो तो उसकी अनुपालना नहीं होगी, सेक्शन 14 से हिट हो रहा हो तो अनुपालना नहीं होगी, विनिर्दिष्ट अनुपालना यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और सेक्शन 16 से हिट हो रहा हो तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करी जाएगी। नाउ सी कि सेक्शन 14 क्या कहता है। देखो, सेक्शन 14 बोलता है कि निम्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। निम्न प्रकार के कौन कौन से? देखो, where a party to the contract has obtained substituted performance of a contract in accordance with the provisions of section 20। अब देखो, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट बहुत नया है। 2018 से पहले इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 2018 के अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ। और सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का होता है, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा परफॉर्म करने के लिए लायबल है, उससे परफॉर्म ना करा के अगर किसी और थर्ड पार्टी से परफॉर्म आप करा लो, तो वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस होती है। जैसे ए और बी के बीच में संविदा हुई, बी ने संविदा भंग कर दी, बी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, बी अपना हिस्सा परफॉर्म नहीं कर रहा,
तो ए ने क्या किया, ए ने किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा लिया, ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है। और सेक्शन 14 कहता है कि अगर किसी पक्षकार ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर ए और बी के बीच में संविदा हुई है, बी ने संविदा भंग करी है, बी ने अपना हिस्सा पूरा नहीं किया और ए ने अगर किसी थर्ड पार्टी से सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है, तो ऐसी सूरत में ए बी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। ए के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस प्राप्त कर ली है सेक्शन 20 के हिसाब से, सेक्शन 20 में कॉन्सेप्ट दिया है इसका, सेक्शन 20 बदल दिया, पहले सेक्शन 20 अलग था 2018 के पहले, अभी सेक्शन 20 में बदलाव हो गया और सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट डाल दिया इसके अंदर। तो अगर सेक्शन 20 के हिसाब से किसी पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस प्राप्त कर ली है किसी संविदा की, तो फिर वो उस संविदा के संबंध में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता, ऐसी संविदा की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, a contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise, या फिर अगर कोई ऐसी संविदा है जिस संविदा के पालन का मतलब है कोई ऐसी कंटिन्यूअस ड्यूटी का पालन जिसको कि कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी हुई होती है या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा काम होता है विच इज ऑफ अ कंटिन्यूअस नेचर, है ना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया मान लो, और उनके बीच में कोई ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई ऐसे काम का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट कि वो उसको आके कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करे। कोर्ट के लिए ये संभव नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली आके उसको देखता ही रहे 24 घंटे बैठ के कि काम कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी ड्यूटी है, अगर संविदा के अंदर कोई ऐसा काम है जो काम एक कंटिन्यूअस ड्यूटी है और उस कंटिन्यूअस ड्यूटी को कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता हमेशा बैठ के, तो ऐसी सूरत में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा। यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करते टाइम कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये संविदा या कोर्ट ये देखेगा कि इस संविदा में कहीं ऐसी कोई ड्यूटी तो नहीं है, इस संविदा में कहीं ऐसा कोई काम तो नहीं है जो कंटिन्यूअस ड्यूटी हो और जिसको मैं सुपरवाइज ना कर पाऊं, ये देखेगा कोर्ट। द कोर्ट विल सी इफ द कॉन्ट्रैक्ट contains or does not contain a duty of continuous nature and which the court cannot supervise। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कोई कंटिन्यूअस ड्यूटी है जिसमें करना, और कोर्ट उस ड्यूटी को नहीं देख सकता, उस पर निगरानी नहीं रख सकता, तो कोर्ट उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं करवाएगा, विनिर्दिष्ट अनुपालना भी नहीं करवाएगा। तीसरी चीज, a contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material terms। अब देखो, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी, कोई भी ऐसी संविदा जो कि पक्षकारों की पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव और हुआ है, पहले यहाँ पे वॉल्यूशन भी था, है ना। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज, लेकिन अभी वो बदलाव कर दिया। अभी वो जो वॉल्यूशन वाला वर्ड है, इच्छा वाला जो वर्ड है, वो अब यहाँ से हटा दिया है ना। खैर, लिखा हुआ है कि अगर कोई संविदा ऐसी है जो कि व्यक्ति के पर्सनल क्वालिफिकेशन पर, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि जो जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं, या जिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई क्वालिटी या कोई ना कोई नॉलेज या इंटेलिजेंस का पार्ट इन्वॉल्व होता है ना। और वो कॉन्ट्रैक्ट बिना उस स्किल के या बिना उस क्वालिटी के या बिना उस क्वालिफिकेशन के परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो सकती। जैसे मानो अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि तू मेरे लिए पेंटिंग बनाएगा, या तू यहाँ पे आके लेक्चर डिलीवर करेगा, या तू मेरे लिए ये वाला गाना गाएगा, या अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट टू मैरिज ही है फॉर एग्जांपल, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये पर्सनल क्वालिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, है ना। ये इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें स्किल इन्वॉल्व्ड है, ये इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें स्किल इन्वॉल्व्ड है, और ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक इंसान के पास वो रिक्वायर्ड स्किल या इंसान के पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं हो, है ना। अब कोर्ट ये देखेगा
कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकृति का है कि इतना ज़्यादा डिपेंड करता है पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे कि मटेरियल टर्म्स को हम लागू ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट की। भाई अगर मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड तो करता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिपेंड भी नहीं करता कि कोर्ट उसकी मटेरियल टर्म्स में उसको लागू ना करवा सके उन क्वालिफिकेशंस के बिना, है ना। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कोर्ट लागू करवा सकता है, उन बिना पर्सनल क्वालिफिकेशंस को ज़्यादा ध्यान दिए बिना भी लागू करवा सकता है अच्छी तरीके से मटेरियल टर्म्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा देगा। लेकिन अगर कोई संविदा ऐसी है विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल, कोई संविदा अगर ऐसी है कि वो पक्षकारों की पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे इतना ज्यादा डिपेंड करती है कि कोर्ट उस संविदा की मटेरियल टर्म्स को लागू नहीं करवा सकता, अगर कोई संविदा ऐसी है इस प्रकृति की है कि पक्षकारों की या पार्टीज की पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे, उनके पर्सनल गुणों पे, उनके पर्सनल स्किल्स पे इतना ज्यादा डिपेंड करती है, इतना ज्यादा आधारित है उन पे कि कोर्ट उस संविदा के मटेरियल टर्म्स को, उस संविदा की मूलभूत चीजों को लागू नहीं करवा सकता उसके बिना, तो कोर्ट ऐसी सूरत में क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट ही नहीं करेगा। मानो कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई ये इसके लिए पेंटिंग बनाएगा, ठीक है, ए जो है वो बी के लिए पेंटिंग बना के तैयार करेगा, ए नहीं बना रहा या ब्रीच कर दिया है कुछ भी, या मानो ए का मानसिक संतुलन हिल गया, वो अनसाउंड माइंड हो गया, या ए का जो है वो हाथ ही टूट गया, अब वो पेंटिंग बना ही नहीं सकता, है ना। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बिना इस पर्सनल क्वालिफिकेशन के नहीं हो सकता। ऐसा नहीं ए और बी के बीच में संविदा हुई है कि ए जो है वो बी के लिए पेंटिंग बना के देगा, अब अगर ए का हाथ टूट गया, ए ये बोले कि मैं किसी और से बनवा के दे दूंगा, नहीं, तो ए अगर किसी दूसरे से बनवा के देगा तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो मटेरियल टर्म्स में लागू नहीं हो पाएगा, है ना। अगर ए जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट, अगर उस तस्वीर को किसी और से बनवा के देगा तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये मटेरियल टर्म्स में लागू नहीं हो पाएगा। मटेरियल टर्म्स में मूलभूत रूप से कॉन्ट्रैक्ट तब लागू हो पाएगा जब वो पेंटिंग खुद ए बना के दे, है ना। यानी कि ये संविदा ऐसी है कि ये पार्टीज की पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे इतना ज़्यादा डिपेंड करती है कि कोर्ट उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मटेरियल टर्म्स में ऑर्डर ही नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर देगा कि हम नहीं देंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके अलावा अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि खुद ही डिटर्मिनेबल है अपने नेचर में, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्वयं समाप्त है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसको जब चाहो तब समाप्त कर सको। अगर कोई संविदा ऐसी है जिसको खत्म करना पक्षकार के हाथ की बात है कि पक्षकार उसे जब चाहे तब समाप्त कर सके, तो ऐसी सूरत में कोर्ट उस संविदा की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ग्रांट नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट ये देखेगा कि भैया ये संविदा तो ऐसी है कि आप इसको जब चाहो तब समाप्त कर सकते हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उसको समाप्त करना पक्षकारों के हाथ में है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, पक्षकारों के हाथ में, पार्टीज के हाथ में कि जब चाहे खत्म कर सकें, तो कोर्ट देखेगा कि मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे भी दूंगा तब भी इसको खत्म करना पक्षकार के हाथ में, वो अभी बोल देगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फिर कैसे स्पेसिफिक इन्फोर्स कर, फिर कैसे इन्फोर्स करवाओगे। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है पार्टनरशिप एट विल, है ना। अगर पार्टनर्स के बीच में किसी फिक्स अवधि के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप एट विल है, और पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि पार्टनर्स जब चाहे नोटिस देके पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। पार्टनरशिप एट विल जो है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि पार्टनरशिप का कोई स्पेसिफाइड ड्यूरेशन नहीं है और पार्टनर्स जब चाहे नोटिस देके अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो अब अगर मान के चलो कि पार्टनरों में से अगर इतने सारे पार्टनर्स हैं और उनके बीच में पार्टनरशिप एट विल सबसिस्ट कर रही है, कोई पार्टनर अगर ब्रीच कर देता है और दूसरा पार्टनर कोर्ट जाके बोलता है कि इस पार्टनरशिप को लागू करवाओ, कोर्ट लागू नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि दिस इज पार्टनरशिप एट विल एंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। ये संविदा ही ऐसी है कि वो अपने नेचर में ही समाप्त करनी है ना। कोर्ट देखेगा कि ये तो डिटर्मिनेबल है खुद में ही, इसका तो कोई ड्यूरेशन है ही नहीं, इसको तो जब चाहे पार्टनर खत्म कर सकते हैं,
तो मेरा इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जज ये देखेगा। तो अगर कोई संविदा ऐसी है विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, तो कोर्ट उसकी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। तो 14 के हिसाब से किस किस की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेंगे? अगर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल गई है किसी कॉन्ट्रैक्ट की तो ग्रांट नहीं करेंगे। अगर अगर कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी कंटिन्यूअस ड्यूटी है कि कोर्ट उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करी जाएगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की पर्सनल क्वालिफिकेशन पे इतना ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की मटीरियल टर्म्स को लागू ही नहीं किया जा सकता तो भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कोई उसकी अवधि ही नहीं है, उसको जब चाहे तब समाप्त किया जा सकता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने मतलब लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन और वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज। अब ये जो वर्ड है ना वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज, ये अभी हटा दिया, पहले था 2018 से पहले वॉल्यूशन वर्ड था, लेकिन 2018 के बाद वॉल्यूशन वर्ड नहीं है। खैर, हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 16 की तरफ, यानी सेक्शन 10 हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 10 को 11 के साथ पढ़ना है, 11 2 14 के साथ पढ़ना है और सेक्शन 16 के साथ पढ़ना है। सेक्शन 16 बोलते हैं पर्सनल बार्स टू रिलीफ, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर किस किस के फेवर में नहीं किया जा सकता, कौन कौन इंसान हैं जिनको कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा, ये सेक्शन 16 बताता है। यानी कि अब सेक्शन 10 को अगर आप पढ़ो इन सब के साथ तो इसका मतलब ये निकला कि कोर्ट किसी भी संविदा की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगा बशर्ते वो संविदा ऐसी नहीं हो जिसको कि ट्रस्टी ने ट्रस्ट की पावर के बियॉन्ड जाके किया हो या ट्रस्ट को ब्रीच करके किया हो, या फिर वो संविदा ऐसी नहीं हो जिसके संबंध में सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल गई हो, या जो खुद में समाप्य करणीय हो, या फिर जो एक ऐसे नेचर की हो कि उसमें कंटिन्यूअस ड्यूटी इन्वॉल्व हो, या जो पार्टीज की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करे, या वो संविदा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सेक्शन 16 के अंदर आ रही हो। अब सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है कि कोई भी संविदा की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस निम्न लोगों के फेवर में ग्रांट नहीं करी जाएगी। यानी कोर्ट कभी भी किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन लोगों को ग्रांट नहीं करेगा। किस किस को नहीं देगा? पहली बात, ए हु हैज ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20, कोई भी ऐसा इंसान जो सेक्शन 20 के अंदर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले चुका है वो इंसान स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता उस संविदा के संबंध में। ठीक है। अगर कोई इंसान सेक्शन 20 के अंदर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस प्राप्त कर चुका है तो कोर्ट उस इंसान को उस संविदा के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। एक चीज, इसके अलावा और किसको नहीं करेगा? या फिर कोई भी ऐसा इंसान हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग or violates any essential term of the contract that on his part remains to be performed, or acts in fraud of the contract, or willfully acts in variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract। कोई भी ऐसा इंसान who has become incapable of performing the contract that on his part remains to be performed, कोई भी ऐसा इंसान जो कि संविदा के उस हिस्से को परफॉर्म करने में असमर्थ हो चुका है जो कि उसकी तरफ से परफॉर्म होना बाकी है। अगर कोई इंसान संविदा के अपने वाले हिस्से को परफॉर्म करने में असमर्थ है तो वो इंसान के फेवर में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ग्रांट नहीं करेगा। भाई सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप तब मांगो जब आप खुद अपना पार्ट फॉलो कर चुके हो, जब संविदा का आपका अपना पक्ष ही बाकी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का आपकी तरफ से पूरा किया जाने वाला हिस्सा ही बाकी है तो आप किस मुंह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हो? तो अगर कोई इंसान संविदा के अपने वाले हिस्से को परफॉर्म करने में ही असमर्थ है, इनकैपेबल है, तो कोर्ट उस इंसान के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। यानी कोर्ट सिंपल सी कह रहा है कि अगर तुम खुद परफॉर्म नहीं कर सकते तो तुम दूसरे से भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मत मांगो, हम तुमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देंगे ही नहीं, क्योंकि तो तुम तो खुद ही अपना वाला पार्ट फॉलो नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो एक चीज कि कोई भी ऐसा इंसान हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है। इसके अलावा हु वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा इंसान जो संविदा की किसी आवश्यक शर्त को तोड़ देता है।
पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि संविदा के उस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा जो कि उसे पूरा करना है, संविदा के अपनी तरफ के हिस्से को जो इंसान पूरा नहीं कर पा रहा उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान जो कि संविदा के उस हिस्से की आवश्यक शर्त को तोड़ देता है जो हिस्सा उसको फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान जो कि संविदा की आवश्यक शर्त को तोड़ देता है, जो संविदा उसको फॉलो करनी है या संविदा का जो हिस्सा उसको खुद को फॉलो करना है, अगर उसकी आवश्यक शर्त को ही आप वायलेट कर देते हो, तोड़ देते हो, तो उस इंसान के फेवर में भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान हु एक्ट्स इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या कोई भी ऐसा इंसान जो कि कॉन्ट्रैक्ट के फ्रॉड में काम करता है ना, कोई भी ऐसा इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट के कपट में काम करता है, वो एक्ट्स इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वो विलफुली एक्ट्स इन वेरिएंस विद और इन सबवर्जन ऑफ द रिलेशन इंटेंडेड टू बी एस्टेब्लिश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिलेशन के वेरिएंस में काम करता है जानबूझ के, ठीक है। कोई संविदा जिस प्रकार का रिश्ता स्थापित करना चाह रही है, कोई संविदा जिस प्रकार का संबंध स्थापित करना चाह रही है, उस संबंध से आप अलग ही काम कर रहे हो, तो भी आपके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करी जाएगी। यानी अगर आप संविदा के अपने वाले हिस्से को पूरा करने में असमर्थ हो तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। अगर आप संविदा के आवश्यक शर्त को तोड़ देते हो तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं दी जाएगी। या फिर अगर आप संविदा के फ्रॉड में काम करते हो तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। या फिर आप जानबूझ के अगर संविदा के द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिलेशन के अलग थलग काम कर रहे हो, संविदा के द्वारा जो संबंध स्थापित किया जाना है, अगर आप जानबूझ करके उस संबंध के अलग थलग काम कर रहे हो, उस संबंध से विपरीत, उस संबंध से अलग काम कर रहे हो, तो भी आपके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो लोगों के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर वो है, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आप पार्टनर से जैसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, पार्टनर की जो ड्यूटीज हैं, अगर आप उसके वेरिएंस में काम करते हो, अगर आप जानबूझ करके उसके वेरिएंस में काम करते हो, उस पार्टनर की ड्यूटीज के वेरिएंस में अगर आप काम कर रहे हो, अलग काम कर रहे हो, तो फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते और आपको कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज, हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड, कोई भी ऐसा इंसान जो ये साबित करने में असमर्थ रहा है that he has performed or he has always been ready and willing to perform the essential terms of the contract which are to be performed by him other than terms of the performance of which has been prevented or waived with the defendant। अगर आप ये साबित करने में असमर्थ रहते हो कि आपने संविदा का वो हिस्सा परफॉर्म कर दिया है जो आपको परफॉर्म करना था, अगर कोई इंसान ये साबित करने में असमर्थ रहता है कि संविदा का जो हिस्सा उसको पूरा करना था वो पूरा कर चुका है, या फिर संविदा का जो हिस्सा उसे पूरा करना है उसको पूरा करने के लिए वो तैयार है, मतलब आपको क्या साबित करना है, आपको ये साबित करना है, आपको ये बोलना है, अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड से चाहते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि आप या तो अपना वाला हिस्सा पूरा कर चुके हो, आपकी तरफ से संविदा का जो हिस्सा पूरा किया जाना है वो आप पूरा कर चुके हो, आप उसकी आवश्यक शर्तें पूरी कर चुके हो, एसेंशियल टर्म्स पूरी कर चुके हो, या तो ये साबित कर दो। या फिर आप ये बोलो, अगर आपने एक्चुअली में परफॉर्म नहीं किया है तो आप ये साबित कर दो कि आप परफॉर्म करने के लिए तैयार हो, या तो आप ये साबित करो कि संविदा का जो हिस्सा आपको पूरा करना है उसकी आवश्यक शर्तें आप पूरी कर चुके हो, या फिर आप ये साबित करो कि संविदा का जो हिस्सा आपको पूरा करना है वो पूरा करने के लिए, वो आवश्यक शर्तें पूरी करने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। या तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस, या आपको प्रूव करनी पड़ेगी रेडीनेस टू परफॉर्म, या तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप पूरा कर चुके हो संविदा की आवश्यक शर्तें अपनी वाली, या फिर आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप पूरा करने के लिए तैयार हो अपनी वाली शर्तें, है ना, सिवाय उन शर्तों के जो शर्त सामने वाली पार्टी ने या प्रतिवादी ने वेव कर दी हैं। अगर प्रतिवादी ने, अगर डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट की किसी कंडीशन को वेव किया है
कॉन्ट्रैक्ट की अगर किसी कंडीशन को पूरा करने से अगर उसने खुद ने रोका है या खुद ने मना किया है तो अलग बात है। उनको छोड़ के बाकी जितनी आवश्यक शर्तें आपकी तरफ से पूरी होनी है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने वो चीज़ें पूरी कर दी हैं या फिर उन शर्तों को पूरा करने के लिए आप तैयार हो। तो कोई भी ऐसा इंसान जो ये साबित करने में असमर्थ रहता है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। तो किस किस को नहीं दी जाएगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? जो इंसान सेक्शन 20 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले चुका है उसको नहीं दी जाएगी। जो इंसान संविदा के अपने हिस्से को पूरा करने में असमर्थ है उसको नहीं दी जाएगी। या फिर जो इंसान संविदा की अपनी वाली आवश्यक शर्तों को तोड़ चुका है उसको नहीं दी जाएगी। या जो इंसान संविदा के फ्रॉड में काम करता है उसको नहीं दी जाएगी। या संविदा के माध्यम से जो संबंध स्थापित किया जाना है, अगर कोई इंसान जानबूझ के, कोई पक्षकार जानबूझ के उसके वेरिएंस में उसके अलग थलग काम करता है तो उसको भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और किसको नहीं दी जाएगी? इसके अलावा कोई भी ऐसा पक्षकार, कोई भी ऐसा इंसान जो ये साबित करने में असमर्थ रहता है कि वो संविदा की अपनी आवश्यक शर्तों को पूरा कर चुका है या पूरा करने के लिए तैयार है। मतलब कि या तो आपको क्या साबित करना है, या तो आपको साबित करना है कि परफॉर्मेंस हो चुकी है आपकी तरफ से, या आपको ये साबित करना है कि आप रेडी टू परफॉर्म हो। अगर आप परफॉर्मेंस साबित करने में भी असफल रहते हो और रेडीनेस टू परफॉर्म साबित करने में भी असफल रहते हो तो ऐसी सूरत में आपके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है क्लॉज सी के लिए। क्लॉज सी की एक्सप्लेनेशन कहती है कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी संविदा में पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है तो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और टू डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। ठीक है, अब देखो क्लॉज सी के हिसाब से आपको क्या करना है। क्लॉज सी के हिसाब से या तो आपको संविदा का अपना हिस्सा पूरा करना है या आपको पूरा करने की रेडीनेस दिखानी है। लेकिन संविदा का अपना हिस्सा पूरा करने के लिए या रेडीनेस दिखाने के लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे कोर्ट में जमा कराओ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ मनी को इन्वॉल्व कर रहा है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पैसों का भुगतान शामिल है, तो रेडीनेस टू परफॉर्म साबित करने के लिए या परफॉर्मेंस को साबित करने के लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट में पैसे जमा कराओ या डिफेंडेंट को पैसे दो। ठीक है, आपको क्लॉज सी के हिसाब से साबित करना है। क्लॉज सी के हिसाब से अगर आप ये साबित करने में असफल रहते हो तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। लेकिन वो परफॉर्मेंस या रेडीनेस टू परफॉर्म साबित करने के लिए आपको डिफेंडेंट को पैसे देने की या कोर्ट में पैसे जमा कराने की कतई ज़रूरत नहीं है। यानी कि क्लॉज सी की एक्सप्लेनेशन ये कहती है, पहली एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पैसों का भुगतान शामिल है तो उस पैसों के भुगतान को प्रूव करने के लिए या पैसों के भुगतान की रेडीनेस को प्रूव करने के लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप डिफेंडेंट को पैसे दो या कोर्ट में पैसे जमा कराओ, एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, जब तक कि कोर्ट आपसे ऐसा करने के लिए ना बोले। सिंपल। दूसरी चीज, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ और रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन। प्लेंटिफ को क्या साबित करना पड़ेगा? प्लेंटिफ को साबित करनी पड़ेगी, क्लॉज सी की ही एक्सप्लेनेशन है, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रू कंस्ट्रक्शन, ये जरूरी चीज है यहाँ पे, है ना। अब ये तो हमने क्लॉज सी में पढ़ा ही है, क्योंकि उसको ये साबित करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल शर्तें हैं वो पूरी कर चुका है या पूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि प्लेंटिफ को ये साबित करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट की वो आवश्यक शर्तें आप इसके ट्रू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से परफॉर्म करने के लिए तैयार हो, है ना। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा, प्लेंटिफ को परफॉर्मेंस या रेडीनेस और विलिंगनेस टू परफॉर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ट्रू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट का जो अब ट्रू कंस्ट्रक्शन को कैसे बताऊं, ट्रू कंस्ट्रक्शन का मतलब जो एक्चुअली में मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट का, जिस उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था, जो एक्चुअली में उसका कंस्ट्रक्शन है, उस ट्रू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस या रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म साबित करनी है। सिंपल सी बात है ना। तो दिस इज ऑल। सेक्शन 10 के हिसाब से सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल हैं, सिवाय
सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 के, एंड वी हैव डन दीज सेक्शंस एंड दिस इज ऑल. थैंक यू so very much for your time. In the next video we will meet with some other topic.